अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज 28 अगस्त है और दिन है जुमेरात का। हमने जो पहले वीलॉग किए थे, हमारा पर्पस जो है वो अवेयरनेस है और हम नॉर्मली पब्लिक को और अपने जो सुनने वाले हैं उनको हम ये एडवाइस करते हैं कि एज ए नेशन, एज ए कॉम, हमारे कॉमन आदमी को हर वक्त जो है वो पॉलिटिकल ग्रुप्स के मामले में नहीं सोचना चाहिए या उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये काम सिर्फ जो है उस वक्त किया जाता है, एक आम आदमी को उस वक्त करना चाहिए जब इलेक्शन हो। जैसे डेवलप कंट्रीज़ में होता है, जब इलेक्शन होते हैं वो डिफरेंट पार्टीज़ के जो हैं वो मंशूर को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद वो वोट करते हैं एज़ पर देयर ऑब्जेक्टिव्स। तो हमें भी ये करना चाहिए। तो कुछ लोगों के सवाल थे इसके हवाले से, उन्होंने कुछ काउंटर क्वेश्चन किए, तो हमने सोचा चलें आपको पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी दिखाते हैं। अगर आपको रीढ़ की हड्डी जो है वो समझ में आ जाती है पाकिस्तान की, तो आपको हमारी ये बात भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो आइए नाजरीन, आज बैकबोन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी के बारे में जानते हैं कि ये कौन सी है और क्या है। एक्चुअली आपको पता है कि रीढ़ की हड्डी जिस्म में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये कि ये मुल्क और कौम को खड़ा करने के लिए एक सुतून के तौर पे काम करती है। क्योंकि ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है तो हमारे मुल्क को ये बेसिकली खड़ा करने के लिए सुतून का काम करती है और इसको करना भी चाहिए। तो चलिए पहले देखते हैं कि हमारे बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके बारे में क्या कहा है। ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके बारे में क्या कहा है। सिविल सर्विसेज इज़ बैकबोन ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट्स आर फॉर्म, गवर्नमेंट्स आर डिफीटेड, प्राइम मिनिस्टर्स कम एंड गो, मिनिस्टर कम एंड गो, बट यू स्टे ऑन एंड देयरफॉर there is a very great responsibility placed on your shoulders। सिविल सर्विसेज रियासत की कमर की हड्डी है। हुकूमतें बनती हैं, हुकूमतें शिकस्त खाती हैं, वज़ीर आज़म आते हैं जाते हैं, वज़रा आते हैं और जाते हैं, लेकिन आप कायम रहते हैं और इसी वजह से आपके कंधों पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कायद-ए-आज़म जो हैं सिविल सर्विसेज वालों को कितनी इम्पोर्टेंस देते थे और उन्होंने क्लियर ये बात की है कि ये वो लोग होते हैं जो कि मुल्क की रीढ़ की हड्डी के तौर पे काम करते हैं और ये कंटिन्यू करते हैं। इनका कोई ताल्लुक़ जो है सियासत से नहीं होना चाहिए। यानी ये जो बात है उसमें ये बात क्लियर नज़र आ रही है कि हुकूमतें बनती हैं, हुकूमतें शिकस्त खाती हैं, वज़ीर आज़म आते जाते हैं, वज़रा आते जाते हैं, लेकिन आप कायम रहते हैं। इस वजह से आपके कंधों पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है। मीन्स ये सिविल सर्विसेज जो है, ये जो भी जॉब है जिसके बारे में हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे, मैं यहाँ पे आपको फिर वही बात बोलूँगा कि ये वो उस बात की बिल्कुल तायीद करती है जो हम हमेशा अपने अवेयरनेस के सेशन में कहते हैं कि लोगों को जो है हर वक्त अपने आप को पॉलिटिकल ग्रुप का मेंबर नहीं समझना चाहिए। उनको नॉर्मल एक सही बंदे की तरह कौम और मुल्क के लिए काम करना चाहिए और किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए। हमेशा किसी पार्टी में रहते हुए नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब आप ये इसके बारे में सिविल सर्विसेज के बारे में जानेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। क्योंकि हमेशा पॉलिटिकल थिंकिंग जो कि हमारा मीडिया फैलाता रहता है वो कहीं से भी सही नहीं है। उससे जो लोग जो हैं वो एक दूसरे से तासुब करते हैं और एक दूसरे के लिए काम नहीं करते। इसके लिए सबसे अहम एग्ज़ाम्पल आप समझ लें, एक नॉर्मल एग्ज़ाम्पल मैं दे सकता हूँ कि अगर कोई टीचर अपने आप को किसी सियासी पार्टी से मुंसलिक रखे तो क्या वो तमाम स्टूडेंट को एक मेयार पे पढ़ा सकता है? अगर कोई स्टूडेंट उसके सामने आता है और वो उसकी अपोजिट पार्टी से हो तो क्या वो उसके साथ सही ट्रीट करेगा? तो ये एक सवाल बनता है। इसलिए हर आदमी को हर वक्त जो है हम बताते रहे हैं कि डेवलप कंट्रीज़ में जो है लोग जो हैं सिर्फ़ उस वक्त पॉलिटिक्स को देखते हैं जब इलेक्शन होते हैं।
उसके अलावा जब कंट्री चल रहा होता है तो कोई भी पॉलिटिक्स में किसी भी तरह का कोई रोल अदा नहीं करता, कोई आम आदमी स्पेशली उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर जो है वो सिविल सर्विसेज के बारे में थोड़ी सी आप डिटेल जान लें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये एक्चुअली कौन लोग हैं और ये कर रहे क्या होता है मुल्क के अंदर। With the time the independence of Pakistan in 1947, the term Central Superior Services (CSS) was used in Pakistan, and the concept of all Pakistan services continued. The latter consist of the Civil Service of Pakistan and the Police Service of Pakistan. 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के साथ पाकिस्तान में सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज CSS की इस्तिलाह इस्तेमाल हुई और ऑल पाकिस्तान खिदमात का तसव्वुर जारी रहा जो मुंदरजा झेल पर मुश्तमिल था। सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। यानी यहाँ आपको पता चल रहा है कि ये जो CSS वाले जो लोग होते हैं वो दो कैटेगरीज़ में पाकिस्तान में मौजूद हैं, एक सिविल सर्विस में और एक पुलिस सर्विस में। तो चलें पहले फर्स्ट कैटेगरी के बारे में जानते हैं कि ये कौन लोग हैं और क्या काम कर रहे होते हैं। सिविल सर्विस में आप ये कह सकते हैं सेंट्रल के हवाले से, वफाक के हवाले से हम देख रहे हैं तो सिविल सर्विस में जो है उसकी तीन कैटेगरीज़ हम कर सकते हैं। एक तो फॉरेन सर्विसेज जो कि बैनुल अक़वामी मामलात को देखते हैं ये लोग, फाइनेंस सर्विसेज जो कि फाइनेंशियली बजट और इसके हवाले से चीज़ों को देखते हैं। तीसरी अदर सर्विसेज हैं, उसके बारे में भी हम बताते हैं आपको। सबसे पहले फ़ॉरेन के हवाले से आपको बता दिया बैनुल अक़वामी मामलात होते हैं। अब फाइनेंस सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं? पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, पाकिस्तान रेलवे अकाउंट सर्विस, पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट सर्विस, पाकिस्तान टैक्सेशन सर्विस एंड द पाकिस्तान कस्टम एंड एक्साइज सर्विस। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो लोग हैं, ये जो आपके पास कितना टैक्स लगाना है, कितना टैक्स कलेक्ट करना है आवाम से, किस प्रोडक्ट पे कितना टैक्स होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस फाइनेंस सर्विस से चल रही होती हैं जो कि मेजर आपका बजट को कंट्रोल करता है आपके मुल्क के लिए। तो ये वो लोग होते हैं ये जो काम कर रहे होते हैं, ये इनकी जॉब होती है। अब आप फ़र्ज़ करें कि अगर इनमें से ये लोग जो हैं किसी पॉलिटिकल ग्रुप का हिस्सा बन जाएं तो क्या ये मुल्क के लिए बेहतर काम कर सकेंगे या नहीं। नेक्स्ट जो है वो अदर सर्विसेज में आप देख लें, पाकिस्तान पोस्टल सर्विस, पाकिस्तान मिलिट्री लैंड एंड कंटेनमेंट सर्विस एंड सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन सर्विस। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये जितनी सर्विसेज हैं बेसिकली ये आप इसको बोल सकते हैं ये वो गवर्नमेंट जॉब हैं जो कि पाकिस्तान की आवाम की सर्विसेज के लिए होती हैं और ये इनका किसी हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इनका काम कंटिन्यू अपनी जॉब प्रोवाइड करते रहना है आवाम को, ठीक है। ईच ऑफ दिस सर्विसेज हैड इट्स ओन यूनिट कंपोजिशन रूल्स specifying the total unit strength in terms of its number of position। तो हर सर्विसेज के अंदर अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कि उनको फॉलो करने होते हैं और वो उसके ऊपर काम करते हैं कंटिन्यू। नेक्स्ट जो है वो पुलिस सर्विस के हवाले से, जिनको हम आम लफ्ज़ों में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ भी कहते हैं। तो इसमें FIA होती है, FBR होती है, IB होती है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स होती है, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी है, नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवेज पुलिस है एंड रेलवे पुलिस। तो ये जितनी भी पुलिस और ये एजेंसीज़ हैं वो सारी आपकी पुलिस सर्विसेज में आती हैं। इनका काम आवाम की खिदमत है और जो भी लोग जो हैं क्रिमिनल्स हैं उनके अगेंस्ट में काम करना होता है ताकि ये मुल्क के लिए बेहतर तौर पे यानी जो आवाम है उनकी खिदमत कर सकें। प्रोविंस में जो है वो सबकी अलग-अलग अपनी पुलिस होती है। पंजाब पुलिस है, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है, सिंध पुलिस है, बलूचिस्तान पुलिस है। अच्छा, पुलिस में जो सबसे हाई पोस्ट पे जो बंदा होता है वो कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है।
और वो इंस्पेक्टर जनरल होता है, आईजी जिसको हम बोलते हैं आम लफ्ज़ों में। वो सबसे बड़े एक पोस्ट होती है हर पुलिस के महकमे में। आईजी जो होता है वो उसका टॉप रैंक की उसका लीडर होता है। अब ये यहाँ जो है हम आपसे कुछ एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं और आपसे कुछ आगे फिर सवाल करना चाहते हैं इसके हवाले से, जो हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि ये बड़ा सीरियस एक इशू है। अगर ये जो बैकबोन जो है उसकी सिचुएशन ऐसी हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्क की डायरेक्शन फिर हमारी क्या हो जाएगी। क्योंकि अगर मेरिट को यहाँ पे बर्बाद किया गया और वहाँ पर कुछ मखसूस लोगों ने कब्ज़ा कर लिया तो आपका मुल्क कैसे जो है वो तरक्की कर सकेगा। तो इसमें एक ये स्लाइड जो है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि मेजर तो यहाँ पे ये ग्राफ शो हो रहा है जिसमें मेरिट जो है 7.5% होती है और 92% लोग जो हायर होते हैं इसमें कोटा सिस्टम में, यानी जो अपने बच्चों के बच्चे और मुख्तलिफ गवर्नमेंट महकमे के कोटाज़ होते हैं, उसमें प्रोविंशियल कोटाज़ होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इस तरह जो है आप देख सकते हैं कि इसमें 92% लोग जो हैं कोटा पर हैं और मेरिट पे जो हैं वो सिर्फ 7.5% लोग। तो इसमें जो है ये बेसिकली ये सिविल जो सर्विसेज होती हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी ने नॉर्मली कौमी सलामती के हवाले से ये पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर ताउन करती हैं और उनके साथ काम करती हैं। सेकेंडली, आप कैसे इसमें यानी दाखिल हो सकते हैं, यानी आवाम जो बच्चे जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि मुल्क की वो खिदमत करें, तो क्या वो इसमें जा सकते हैं या नहीं जा सकते। आप देख सकते हैं कि ये है मेरिट की सिचुएशन। तो अगर मेरिट का ये हाल होगा तो आप समझ सकते हैं कि अब जो लोग हैं, अब जो हम माशरे में आप देखेंगे जो पढ़ने वाले होते हैं वो नॉर्मली इंजीनियर, डॉक्टर या ऐसा काम करना चाहते हैं, ऐसी पढ़ाई करना चाहते हैं या ऐसी जगह को ज्वाइन करना चाहते हैं जो नौकरी से रिलेटेड हो, जिसमें खिदमत का यानी आप कह सकते हैं कि उनसर ही नज़र नहीं आता, क्योंकि प्राइवेट जॉब्स होती हैं उसमें प्राइवेटली लोग जो हैं वो हैंडल कर रहे होते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट की जो मेजर जॉब है जहाँ कौम की खिदमत की जा सकती है, वहाँ मेरिट को इस तरह जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह ट्रीट किया जा रहा है। CSS के इम्तहान जो है हर साल आगाज़ पर होते हैं। इम्तहान फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर एहतमाम किए जाते हैं और इसमें बहुत कम ही लोग जो हैं वो पास हो पाते हैं। इसका इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दी है कि 2015 में 12,176 लोगों में जो है ओनली 3% लोग जो हैं वो कामयाबी हासिल कर सके। तो बहुत ही लो होती है। और वैसे ही आप देख लें कि मेरिट ऑलरेडी बहुत लो है और लोग भी बहुत कम जाते हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ सवाल बनते हैं। चलिए अब सवालों की तरफ, इन सवालों के बारे में आप सोचिएगा जो हम हर दफ़ा अपने हर सेशन में लोगों पे छोड़ते हैं। तो आप ये देख लें, अब ये हमारा स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर हमारे जो सवालात हैं आपसे एज ए कॉम, यानी आप अगर इसके बारे में समझ गए हैं कि ये कौन सी सर्विस है, ये मुल्क की खिदमत जो है एक पढ़ने वाला बच्चा या एक मेरिट वाला बच्चा जो सोचता है कि मैं अपने मुल्क की खिदमत करूं, तो वो कैसे कर सकता है। तो ये सवाल है उससे रिलेटेड। क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान इस ढांचे से तरक्की कर सके, यानी ये 7.5% मेरिट को हम सिर्फ जगह दें, बाकी सब अपने जान पहचान के लोगों को उसमें डालते रहें। दूसरा, कब हम अपनी अहलियत का एहतराम करने के लिए कोटा सिस्टम से बाहर आएंगे, यानी वो वक्त कब आएगा कि जब हम इस चीज़ से, इस बोल सकते हैं कैंसर से हम बाहर निकलेंगे कोटा सिस्टम के। क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें इन इदारों में तो आपको पता है कि पॉलिटिक्स का तो काम ही नहीं होना चाहिए कि कौन जो है वो PTI का है, कौन जो है मुस्लिम लीग नून का है, कौन जो है पीपल्स पार्टी का है। ये लोग तो बिल्कुल न्यूट्रल लोग होने चाहिए जो इन सिस्टम में काम करने चाहिए।
ताकि वो किसी के दबाव में आए बगैर या किसी के फेवर में काम करने के बजाय मुल्क के लिए काम करें, मुहिब्बे वतन लोग हों और मुल्क की खिदमत करें। तीसरा सवाल ये है कि ये ज़ाहिर नहीं हो रहा है कि कुछ लोगों ने हमारी पूरी कौम और निज़ाम पे कब्ज़ा कर लिया है। देख सकते हैं कि मेरिट जो है वो 75% ही है और 92% है। तो ये सवाल जो है बेसिकली हम देख सकते हैं कि ये ज़ाहिर हो रहा है क्लियर कि कुछ ही लोगों ने इस मुल्क के ऊपर इस तरह कब्ज़ा किया हुआ है। और आखिरी सवाल हमारा आपसे ये है कि पाकिस्तान के इस बड़े मसले को कौन हल करेगा? कोई मुल्क से बाहर से अमेरिका आएगा, चीन आएगा, सऊदी अरब आएगा या ईरान आएगा? क्यों हम लोग जो हैं वो इस तरह कौम के मेरिट के साथ खेल रहे हैं और उनको यानी नस्लें तबाह कर रहे हैं, उनके फ्यूचर तबाह कर रहे हैं? तो सोचिए इस बारे में, ताकि शऊर होगा तो फिर आगे जो है लोग जब एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी मदद करता है और चीज़ें सॉल्व होती हैं। हम भी दुआ करेंगे पाकिस्तान के लिए, आप भी दुआ कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।